लड़की चुपके चुपके अपने कपड़े निकाल रही थी और बैग में रख रही थी, और जो पैसे और जो जेवर थे वो भी बैग में रख लेती और चुपके से अपने घर से निकल जाती और फौरन प्रेमी के पास पहुंचती है। वो प्रेमी के साथ मिलकर अपने घर से भाग जाती है नए सपने लेकर, और सीधी प्रेमी के साथ मंदिर में पहुंचती है। प्रेमी उससे शादी कर लेता है, लेकिन शादी करने के बाद फिर उस लड़की के साथ एक दिन के अंदर, उसी दिन जिस दिन उस लड़की की शादी हुई थी, उसी दिन पहले उसके साथ एक जगह रेप होता है, फिर उसके बाद दूसरा इंसान उसी एक दिन में उसके साथ रेप करता है, और आखिर में उस लड़की को 4 मंजिला ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता है। नीचे गिरती है, लड़की की मौके पर मौत हो जाती है। जिस दिन लड़की की शादी हुई उसी दिन उसके साथ 2 लोगों ने अलग अलग जगहों पर रेप किया और आखिर में उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और जब छानबीन करने में लगती है तो ये घटना का खुलासा होता है। पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार करती है, और लड़की के साथ रेप कैसे हुआ, उसकी हत्या क्यों की गई, पूरी कहानी को जब आप शुरुआत से सुनेंगे कि एक लड़की घर से भागी थी, फिर उसके साथ क्या हुआ, तो आप हैरान हो जाएंगे। और ये खबर इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस घटना को अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहन बेटियों को ज़रूर भेजें, क्योंकि ये खबर उन लड़कियों के लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है जो आज के टाइम में ये सोच रही हैं कि उनसे कोई प्यार कर सकता है, उनसे कोई मोहब्बत कर सकता है। तो इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो ओडिशा की है। ओडिशा का जगतसिंहपुर ज़िला है, और उसी ज़िले का एक तिरतोला थाना है, और उसी थाने के अंतर्गत रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या था, जिसकी उम्र 23 साल थी, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वही 22 फरवरी की सुबह सुबह लगभग 10 बजे के टाइम पर वो अपना बैग लेती है और परिवार के लोगों से बोलती है कि वो कॉलेज जा रही है और जल्दी वापस आ जाएगी, और हो सकता है अगर वो लेट हो जाए क्योंकि कॉलेज आज बहुत दिनों के बाद जा रही है। और ये बोल वहीं वो कॉलेज के लिए निकल जाती है, और वक्त गुजरता जाता है, और ऐसे ही कर कर 4-5 बज जाते हैं। वैसे वो 4 बजे के टाइम पर आ जाया करती थी, लेकिन वो आज घर पर नहीं आती। बड़ा भाई को फिक्र होती है। बड़ा भाई अपनी माँ से पूछता है। माँ बोलती है कि शायद थोड़ी देर के बाद वो आ जाए, कहीं पर काम वाम में लग गई होगी। लेकिन भाई उसको फ़ोन करता है, लेकिन बहन का फ़ोन स्विच ऑफ। फिर उसके बाद वो उसको इंतज़ार करता है कि शायद वो आ रही हो, और ऐसे ही कर कर 6 और 7 बज जाते हैं। और जब उसको लगता है कि उसकी बहन के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, वरना इतने टाइम तक तो वो आ जाती है, कहीं वो बहन मुसीबत में तो नहीं है, इसलिए जो उसका बड़ा भाई था वो बाइक लेकर निकलता है, कॉलेज पहुंचता है। कॉलेज बंद हो चुका था। उसके बाद वो अपनी बहन की सहेलियों के पास पहुंचता है, जो जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उनसे पूछता है कि आज ऐश्वर्या आई थी, ऐश्वर्या कितने टाइम आई थी, क्या हुआ था। तो जो सहेलियां थी वो बोलती हैं कि नहीं, आज ऐश्वर्या कॉलेज नहीं आई, और वो सुबह से ही कॉलेज नहीं आई। और ये सुनते ही भाई के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ौरन वो परेशान होकर अपने घर पर आता है, परिवार को बताता है, इधर उधर ढूंढता है, सब रिश्तेदारों में पता करता है, लेकिन बहन ऐश्वर्या का कुछ पता नहीं चलता। ऐश्वर्या गायब थी, परिवार से ना कोई लड़ाई थी, ना कोई मामला था, और अचानक से ऐश्वर्या के गायब होने पर जो परिवार था वो परेशान हो जाता है, और फ़ौरन जो भाई था वो तिरतोला थाने में पहुंचता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि ऐसे ऐसे मेरी बहन है, वो गायब हो चुकी है। पुलिस बोलती है कि शायद कोई बात हुई हो किसी के साथ, वो चली गई हो, थोड़ा सा इंतज़ार करो। पुलिस आनाकानी करती है, मतलब छानबीन नहीं करती। वहीं 22 फरवरी से जैसे ही 23 फरवरी की सुबह सुबह होती है, तो जो तिरतोला थाने की पुलिस है वो भाई को फ़ोन करती है, थाने बुलाती है कि अभी थाने आओ, ज़रा तुमसे कुछ पूछना है। भाई थाने पहुँचता है, और उससे भाई से बोला जाता है कि जो पारदीप पुलिस स्टेशन है वहीं की एक घर है, और घर के नीचे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है। क्या फ़ोटो देखकर बताओ कि कहीं तुम्हारी बहन तो नहीं है। लड़की ऐसे ही है, 23 से 24 साल की। भाई को जैसे ही फ़ोटो दिखाया जाता है, तो फ़ोटो देखकर जो भाई था उसकी चीख निकल जाती है, बोलता है कि तो मेरी बहन ऐश्वर्या है। फ़ौरन पुलिस बोलती है कि जो पारदीप पुलिस स्टेशन है वहीं पर तुम्हारी बहन एक 4 मंजिला इमारत से नीचे गिरी, और वहाँ पर इसकी बॉडी पड़ी हुई थी। भाई को इतना पता चलता है, परिवार के लोग जो पारदीप पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर बताते हैं कि हमारी बेटी थी, और ये 22 फरवरी को कॉलेज की कह कर निकली थी, लेकिन उसके बाद ये लौट कर नहीं आई, और अब इसकी बॉडी मिली है। पुलिस ने बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं पुलिस का कहना ये था कि जो मकान है उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे किराएदार रहते हैं। अब किस किराएदार के पास ये गई थी ऐश्वर्या, ये पता करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। पुलिस सबसे पहले जो ऐश्वर्या थी उसके नंबर को सर्विलांस पर लगाती है कि लास्ट टाइम ऐश्वर्या ने किससे बातचीत की थी, किसको कॉल की थी। जब पुलिस नंबर की जांच पड़ताल करती है ऐश्वर्या की,
तो उसमें पता चलता है कि सुबह 10 बजे के टाइम पर जब ऐश्वर्या अपने घर से निकली थी तो लास्ट टाइम कॉल उसने सोमनाथ ओझा को की थी, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, जो यहीं का रहने वाला है। पुलिस सोमनाथ ओझा की लोकेशन निकाल कर उसको गिरफ्तार कर लेती है और पूरी पूरी जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि सोमनाथ ओझा इसका प्रेमी था, इसी के साथ इसके प्रेम संबंध चल रहे थे और हो सकता है कि सोमनाथ ओझा ने ही ऐश्वर्या की हत्या की हो। अब सोमनाथ ओझा ओझा अब पुलिस सोमनाथ ओझा से पूछताछ करना अब पुलिस सोमनाथ ओझा से पूछताछ करती है ऐश्वर्या के बारे में। जब पूछताछ की जाती है तो सोमनाथ ओझा बोलता है कि साहब वो मेरी प्रेमिका थी। और जब सोमनाथ ओझा को बताया जाता है कि उसकी लाश मिली है, डेड बॉडी मिली है, तो सोमनाथ ओझा बोलता है कि साहब मैंने हत्या नहीं की, मैं तो उसके साथ था, मैंने तो उससे शादी की थी, लेकिन उसके बाद फिर वो चली गई थी, मुझे नहीं पता। पुलिस बोलती है ढंग से बताओ कि क्या हुआ था। तो सोमनाथ ओझा बताता है कि मेरी प्रेम संबंध 2-3 सालों से उससे चल रहे थे और वो मुझसे शादी करने की जिद कर रही थी। तो मैंने काफ़ी दिन पहले ही उससे बोल दिया था कि जब तुम्हारा मन हो अपने घर से भाग आना, हम लोग भाग कर शादी कर लेंगे, क्योंकि परिवार तो शादी को तैयार नहीं होगा। और 22 फरवरी को वो बैग लेकर, पैसे लेकर घर से भाग आती है। और जब वो घर से भाग कर आती है तो मैं उसका बैग लेता हूँ, उसमें ढेर सारे पैसे थे, जेवरात थे, और फिर हम लोग मंदिर में जाकर शादी करते हैं। लेकिन शादी करने के बाद फिर हम कहाँ पर जाते, जो जेवरात, जो पैसे वो लेकर आई थी, वो जेवरात तो कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, बहुत छोटे थे, और ना कोई ज़्यादा पैसे लेकर आई थी। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं भागूंगा, क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं थे और उसके पास भी नहीं है, तो मैं उसको कहाँ लेकर जाऊँगा। तो पहले शादी तो हो जाती है, उसके बाद मैं उसको एक होटल में लेकर पहुंचता हूं, वहां पर ले जाकर मैं उसके साथ संबंध बनाता हूं। संबंध बनाने के बाद फिर मैं उससे बोलता हूं कि अब ऐसा करो, तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन वो बोलती है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैं तो घर से भाग कर आई हूँ, मेरे परिवार को पता चल गया होगा। रात के लगभग 9 से 10 बजे का टाइम था, ये बात मेरी उससे होती है। और जब मेरे परिवार के फ़ोन बार बार मेरे पास आते हैं तो मैं उससे ये बोलता हूँ कि अब तुम कहीं भी जाओ, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। और मैं उसको छोड़कर अपने घर भाग जाता हूँ, वो अकेली रह जाती है और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस को जब इतनी बात पता चलती है तो पुलिस सीसीटीवी कैमरास चेक करती है, ये सब कुछ चेक करने में लग जाती है। और दूसरी बात, जो सोमनाथ ओझा था उसके ऊपर रेप का केस दर्ज करती है, क्योंकि धोखे में उसने रेप किया था ऐश्वर्या के साथ, तो उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है और पुलिस आगे की छानबीन में लग जाती है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरास जब चेक करती है तो ये देखती है कि जो रहमा बस स्टैंड है वहीं का, वहाँ पर खड़ी हुई ये ऐश्वर्या दिखाई देती है रात लगभग 10 बजे के टाइम पर। और एक बाइक सवार वहाँ पर आकर खड़ा होता है और उस बाइक पर बैठकर ये जाती हुई दिखती है। पुलिस उस बाइक के नंबर को ट्रेस करती है, पता करती है, तो पता चलता है कि जो बाइक का नंबर है वो बाइक का नंबर उसी बिल्डिंग के नीचे का है, उसी बिल्डिंग में रहने वाले युवक का है, जहाँ पर जो ऐश्वर्या की बॉडी पड़ी हुई मिली थी। उसी बिल्डिंग में 4थी मंजिल पर एक लड़का रहता है जिसका नाम शुभम कुमार है। जब पुलिस को इतना पता चलता है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और शुभम कुमार को उसी बिल्डिंग से, जहां ढेर सारे किराएदार थे, वहां से गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है और दूसरी तरफ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी ऐश्वर्या की वो आती है, तो पता चलता है कि ऐश्वर्या के साथ पहले रेप हुआ है और वो भी 2 लोगों ने अलग अलग किया है। तो पहले इंसान की तो पता चल चुकी थी, सोमनाथ ओझा, और दूसरा ये शुभम कुमार। अब शुभम कुमार को पकड़ लिया जाता है, इससे पूछा जाता है कि तुमने रहमा बस स्टैंड से ऐश्वर्या को बिठाया था, फिर उसके साथ तुमने क्या किया, कैसे तुमने उसकी हत्या की। जब पूरी कहानी उससे पूछी जाती है तो ये बताता है कि झारखंड के धनबाद का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक किराए के मकान में रहता है और एक कंपनी में नौकरी करता है। और रात 10 बजे के टाइम पर इसकी जॉब की छुट्टी हुई थी, ये अपने किराए के मकान की तरफ आ रहा था, लेकिन इसकी नज़र पड़ती है बस स्टैंड के पास खड़ी हुई इस लड़की पर, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। ये बाइक को उसके पास रोकता है, ऐश्वर्या के पास, और उससे पूछता है कि तुम्हें कहीं पर जाना है, कि तुम्हें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, तुम बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। और वो बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे छोड़ देना, और वो बाइक पर बैठ जाती है। फिर चलती बाइक पर ये ऐश्वर्या से सवाल करता है कि तुम कहाँ जा रही थी, और ऐश्वर्या इसकी बातों में आ जाती है और ऐश्वर्या बताती है कि अपने प्रेमी के साथ आई थी और उसने इसको धोखा दे दिया, छोड़ कर भाग गया। तो ये बोलता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे कमरे पर रुक जाओ आज, और कल तुम यहाँ से चली जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और भरोसा दिलाकर ये जो शुभम कुमार था, ये ऐश्वर्या को अपने कमरे पर 4 मंजिल ऊपर ले जाता है। कमरे में लाने के बाद
फिर ये इससे बातचीत करता है, ऐश्वर्या के करीब जाने की कोशिश करता है लगभग रात के 1 से 2 बजे के टाइम पर, लेकिन ऐश्वर्या इसको हटा देती है, ऐश्वर्या उसको पास नहीं आने देती। और फिर अकेली लड़की इसके कमरे के अंदर, इसकी हवस चरम पर पहुंच जाती है और ऐश्वर्या के साथ ये ज़बरदस्ती रेप करता है। रेप करने के बाद जब इसकी हवस ठंडी होती है तो ये सोचता है कि अब सुबह ऐश्वर्या सबको बता देगी, पुलिस इसको पकड़ लेगी, क्योंकि ऐश्वर्या रो रही थी, ये घबरा जाता है। फिर ये ऐश्वर्या को अपने कमरे से बाहर लेकर आता है और बाहर ले आकर बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, और बिल्कुल दीवार के किनारे लाकर ऐश्वर्या को ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। ऐश्वर्या 4 मंजिल नीचे आकर गिरती है और गिरने के बाद भाई 4 मंजिल ऊपर से नीचे गिरती है, उसकी मौके पर मौत हो जाती है। बेचारी ऐश्वर्या, जिसके प्रेमी ने उसको धोखा दिया, दूसरी उसके साथ रेप हुआ, तीसरा उसने अपना परिवार छोड़ दिया था, उसकी ज़िंदगी पूरे तरीके से उजड़ गई थी, और फिर लास्ट में बेचारी की हत्या भी कर दी गई। और फिर ये जो शुभम कुमार था, ये अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इसको यकीन था कि पुलिस इसको नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन शुरुआत से पुलिस की छानबीन और ये सब कुछ करने के बाद इस घटना का खुलासा हुआ। जब लोगों को ये बात पता चली तो लोग हैरान हो गए कि एक लड़की जो अपने घर परिवार को छोड़कर भागी थी, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो आप समझ सकते हैं ये घटना उन लड़कियों के लिए भी कोई ये ऐसी घटना नहीं है कि पहली घटना हो। ये खबर खासकर उन लड़कियों के लिए जो किसी लड़के से प्यार करती हैं, किसी से बात करती हैं या किसी के साथ लव मैरिज करना चाहती हैं। और अगर आप ये खबर सुनकर ये सोच रहे हो कि शायद ये पहली खबर है, तो ये कोई पहली खबर नहीं है। हज़ारियों ऐसी खबरें आ चुकी हैं जिसमें लड़कियां घर से भागी हैं, फिर उनके साथ गैंगरेप हुआ है। क्योंकि देखिए, इंसान अपने घर से तभी भागता है जब उसको हद से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा, परिवार से ज़्यादा उस लड़के पर यकीन होता है, और हर लड़की को ऐसा ही यकीन होता है। आप सोचें कि आपका प्रेमी अलग है, आप जिससे प्यार करती हैं वो बिल्कुल अलग है, तो हर लड़की ऐसा ही सोचती है। जिसकी हत्या हुई वो भी ऐसा सोचती थी, जिसके साथ गैंगरेप होते हैं वो भी ऐसा सोचता है। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी ये ख्याल आए कि आपका प्रेमी अलग है, आपको घर से भाग जाना चाहिए, तो प्लीज़ आप ऐसा कदम ना उठाएं। घर से भागना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पहली बात तो परिवार आपको छोड़ देगा, दूसरी बात अगर प्रेमी ने भी आपको छोड़ दिया तो आप कहाँ की रहेंगी। तो आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, और इस वीडियो को सब लोगों को शेयर कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ से थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो फॉलो वाला बटन दबाकर मुझसे ज़रूर जुड़ जाइएगा, और नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपका नाम भी लूँगा, क्योंकि आप वीडियो के आखिर तक आए हैं तो आपका नाम तो लेना बनता है। तो इसलिए जल्दी से जाएं और कमेंट्स कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।